गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पे स्वागत है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ। हम लोग की प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं और डेली मैं आप लोग के लिए 35 बेहतरीन रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने इसी टाइम पर हाजिर होता हूं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट एक बार लाइव जुड़ जाइए सेशन के साथ, फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार जुड़ जाए। चलिए, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट लिंक को शेयर कर दें, फिर हम लोग मजेदार 35 क्वेश्चंस आज लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं फटाफट जुड़ जाएं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपका मिरर इमेज का प्रश्न दिया है। जितने लोग लाइव हैं फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दें। सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा गया है। ठीक है, एक आकृति दी गई है और कह रहा है कि इसके दाईं ओर क्या रखा गया, दर्पण रखा गया। मान लीजिए कि यहां पर एक दर्पण रखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इस आकृति का। ठीक है, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। जो चीज मिरर के पास होता है उसका प्रतिबिंब पास बनता है और जो चीज मिरर के दूर होगा उसका प्रतिबिंब मिरर से क्या बनेगा, दूर बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये आकृति है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा आपका। और ये आपका देखिए अब सबसे पास में क्या है, ये जो लाइनें हैं सबसे पास में है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, दर्पण से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो कहां से जा रहा है, अब यहां से टच होकर दर्पण से दूर जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। अब इसमें देखिए ये लाइनें सबसे पास है। अच्छा, सबसे पहले ये लाइन, तो ये लाइन यहां से इधर चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर आपकी इस लाइनें ऐसे ऐसे हो जाएंगी और ये देखिए ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये इमेज आपका इसमें कहां पर दिख रहा है, देखिए कहीं पर दिख रहा है। तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर वन ही एक ऐसा है जो इस को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैच कराइएगा। पूरा फिगर आपका एग्जामिनर आपसे नहीं चेक करने वाला है, बस आप इतना चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर निकल के चला है। ठीक है, सभी लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 ए। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करिए। अब क्या क्या दिया गया है, तो ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष। ठीक है, देखिए पहला क्या है, ग्रामवासी है, दूसरा क्या है, गरीब व्यक्ति है। ठीक है, और तीसरा क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहले आप चेक करोगे कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है। और जब भी चेक करते हैं दो शब्दों के बीच में हमेशा दोनों तरफ से चेक करते हैं। तो क्या सभी ग्रामवासी गरीब होते हैं, ऐसा जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ ग्रामवासी अमीर भी होते हैं। ठीक है, क्या सभी गरीब व्यक्ति केवल ग्राम में ही रहते हैं, केवल गांव में ही रहते हैं? तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इनके बीच कैसा रिलेशन हो जाएगा, सम का रिलेशन हो जाएगा, कुछ का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, क्या सभी गरीब व्यक्ति पुरुष होते हैं? तो क्या केवल पुरुष ही गरीब होते हैं, महिला गरीब नहीं होती है? तो महिलाएं भी गरीब होती हैं। ठीक है, चलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या सभी पुरुष गरीब व्यक्ति होते हैं? तो ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है, कुछ पुरुष अमीर व्यक्ति भी होते हैं। तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। हमेशा जब भी आप वेन डायग्राम चूज करोगे दोनों तरफ से चेक करोगे। और पुरुष और ग्रामवासी का, तो क्या सभी पुरुष गांव में रहते हैं? तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। क्या सभी ग्रामवासी पुरुष ही होते हैं? तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, कुछ ग्रामवासी महिला भी होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। अब बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो 3 सम के रिलेशन को शो कर रहा है? बताइए 3 सम का रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यही एक ऐसा विकल्प है जो 3 सम के रिलेशन को शो कर रहा है। और ये मैंने इसकी डिटेल क्लास इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें वेन डायग्राम के नाम से पढ़ा हुआ है ये टॉपिक। ठीक है, तो जिनको ये समझ में नहीं आया आप डिटेल में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करिए। फटाफट बताइए कि इन 6 शब्दों को अगर हम एक क्रम में व्यवस्थित करें तो कैसा क्रम आएगा। ठीक है, तो बताइए,
तो अगर हम इसको एक अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले डॉक्टर, अस्पताल, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, घर, दवाई और दुकान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर यहां पर होगा डॉक्टर की बात कर रहा है तो सबसे पहले बीमारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या होंगे? बीमार होंगे, ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। बीमार होंगे तो आप कहां पे जाएंगे? आप जाएंगे अस्पताल में, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। उसके बाद अस्पताल में किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे, तो ये नंबर 3 पर आ जाएगा। डॉक्टर दवाई लिखेगा तो दवाई की दुकान से दवाई को मंगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा आपका तो फिर आप कहां पर चले आएंगे? घर पे चले आएंगे। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या बना? आपका सीक्वेंस बना 5 3 1 6 2 और 4। देखिए कहीं मौजूद है 5 3 1 6 2 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सभी लोगों का 4 आ रहा है। चलिए डी ऑप्शन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, और रीजनिंग में सब तेज होते ही हैं, रीजनिंग में कुछ बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे अक्षर समूह को उसी प्रकार से संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह को संबंधित है। ठीक है, चलिए अब इसका बताना है कि इसका रिलेशन यहां पर किससे होगा। इन दोनों का दिया हुआ है। अब देखिए आपका क्या है? एफ है, एल है, क्यू है और वी है। ठीक है, इसका संबंध है जे आई एस और यू से। तो मैंने कहा था प्लेस वैल्यू लिख के पहचानिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 6 होता है, ये 12 होता है। ठीक है, ये आपका 17 होता है, ये क्या होता है? 22 होता है। जे का कितना होता है? 10। आई का कितना होता है? 9। एस आई का 9 होता है। एस का कितना होता है? 19 होता है। और यू का कितना होता है? 21 होता है। यही तो है ना। अब चेक करिए, तो ये 6 है, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका +4 हो जाएगा। ये 12 है, ये 9 हुआ, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर -3 हुआ। ठीक है, ये 17 है, ये 19 हुआ, तो यहां पर +2 हुआ। और यहां पर 22 है और यहां पर 21 हो गया, तो यहां पर -1 हो गया। तो जो आपको क्रम मिला वो क्रम कौन सा मिला? -4 -4 +4 -3 फिर +2 और -1 का। वही काम आप यहां भी कर dीजिए। तो देखिए यहां पर आप अगर आप करोगे तो डी का कितना होता है? 4 होता है। जे का कितना होता है? 10 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। और आर का कितना होता है? 18 होता है। पहले वाले में +4 करना है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 किसका होता है? एच का होता है। 10 और -3, तो 10 में -3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 किसका होता है? जी का होता है। अब यहीं से मैच कर लीजिए, एच जी। ठीक है, फिर 14 में +2 करना है तो 16 किसका होता है? पी का होता है। और 18 में -1 करोगे तो 17 किसका होगा? क्यू का होगा। तो एच जी पी क्यू। ठीक है, एच जी पी क्यू ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख जाना है। सबकी प्लेस वैल्यू लिखकर जब आप पहचानेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, सभी लोग का आ रहा है ना? डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों का डी के अलावा कुछ और आ रहा है वो एक बार चेक कर लें। ठीक है, चलिए पैटर्न था +4 -3 +2 और -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? मैंने कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी कोई ईयर दे, जब भी कोई वर्ष दे और उसके दोबारा दोहराने की बात करें तो किससे भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। क्या देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, अब किसी संख्या में 4 का भाग देने पर या तो 0 आएगा, या तो आपका 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अगर 0 आएगा तो कितना जोड़ना है? 28 साल जोड़ना है। 1 आएगा तो 6 और 2 और 3 आएगा तो 11 और 11 साल जोड़ देना है। तो 2021 में जब 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 शेष आने में कितना जोड़ देना है? उसमें 6 साल जोड़ देना। तो 2021 में 6 जोड़ोगे तो 2000 क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोगों को ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है
और उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो भिन्न है। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दें। चलिए, तो अब देखिए, मैंने बताया था कि हमेशा जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसकी प्लेस वैल्यू फटाफट लिख जाइए। ठीक है, अब देखिए आपका क्या दिखा होगा यहां पर, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो तब भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है, ये आपका 19 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको जब चेक करेंगे तो 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको जब चेक करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए जब ध्यान से चेक करोगे तो आपको पैटर्न खुद ही नजर में आएगा। ठीक है, देखिए 16 एक 17 हो गया, ठीक है, और 23 और एक 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 एक 3 हो जाएगा, 10 और एक 11 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, 13 और एक 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब पे एक पैटर्न लग रहा है, लेकिन देखिए यहां पर वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, यहां पर 19 का 20 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप अगर अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख लेते हो ना तो ज्यादा इजी हो जाता है आपको पहचानना। आ रहा है समझ में? चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रकार फैसले का संबंध सुनाने से है, फैसले को क्या करते हैं हम, सुनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार नियम का संबंध किससे है, बताइए। फैसले को जिस प्रकार से हम सुनाते हैं उसी प्रकार नियम को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं। ठीक है, लागू करवाना। ठीक है, तो नियम को लागू करवाना तो फिर क्या हो गया, क्रियान्वित करवाना, अनुपालन करवाना, मनाना या पेश कराना। तो हम नियम को क्या करते हैं, नियम का क्रियान्वयन कराते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं लागू कराना। ठीक है, अनुपालन करना तो वो तो जब हम लागू करेंगे तब तो सामने वाला उसका अनुपालन करेगा ना। तो यहां पर तो ये है कि फैसले का संबंध सुनाने से है। कोई जज क्या करता है, फैसला सुनाता है, तो कोई जो सरकारी अधिकारी होता है वो नियम का क्या करता है, क्रियान्वयन कराता है, लागू करवाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आ रही बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ एसएससी जीडी का नया बैच आरंभ हो चुका है। जिन लोगों को एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, बहुत सुनहरी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, तो जिसको सिलेक्शन लेना है वो हमारे यहाँ इस बैच को हमारे ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यदि क्लीन को 14, 15, 12 और 3, ब्लो को 23, 15, 12 और 2 लिखा जाए तो इसी कोड भाषा में जो को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि क्लीन को क्या लिखा जाता है बच्चों, तो क्लीन को लिखा जाता है 14, 15, 12 और 3। अब देखो जब इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको खुद ही पैटर्न समझ में आ जाएगा, लेकिन तब होगा जब आपको प्लेस वैल्यू रटी होगी। ठीक है, देखिए सी की पोजीशन क्या होती है, 3 होती है, एल की पोजीशन क्या होती है, 12 होती है, ई की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है, ए की पोजीशन क्या होती है, 1 होती है और एन की पोजीशन क्या होती है, 14 होती है। मतलब आपको क्रॉस में पोजीशन को लिख जाना है। तो उसी प्रकार इस पे भी कर दीजिए JOCK। ठीक है, तो जे की पोजीशन सबसे लास्ट में तो क्या होगा 10, ओ की पोजीशन उसके बाद में तो क्या होगा 15, सी की पोजीशन उसके बाद में तो क्या होगा 3 और के की पोजीशन सबसे पहले तो 11। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा JO, अच्छा ये ई है, सॉरी ये आपका ई था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या मिल जाएगा 5, 3, अच्छा सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, आपका जोक है ना JOKE है। ठीक है, तो जे का पोजीशन सबसे लास्ट में तो 10 हो जाएगा, ओ का पोजीशन उसके बाद में तो 15, के का कितना हो जाएगा 11 और ई का कितना हो जाएगा 5। तो 5, 11, 15 और 10, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू रट जाना है। ठीक है, 5, 11, 15 और 10। ठीक है, सभी लोग का आ रहा हो, बहुत ही इजी था। ठीक है, प्लेस वैल्यू को लास्ट से उल्टा लिख जाना था। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला लेटर था उसकी पोजीशन सबसे लास्ट में लिखी है। देखिए सी पहला है तो उसकी पोजीशन सबसे लास्ट में, बी पहला है तो उसकी पोजीशन सबसे लास्ट में, तो इसी तरह जे पहला है तो उसकी पोजीशन सबसे लास्ट में, और जो सबसे लास्ट में उसकी पोजीशन सबसे पहले। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया ना?
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए ये आपकी त्रिभुज की बेस आकृति है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? तो 1 2 और 3, ठीक है। तो इस बेस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो देखिए अब इसमें अगर हम काउंट करें तो ये देखिए ये पहली बेस आकृति है ना, ये पहली बेस आकृति है, तो इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और ये दूसरी बेस आकृति है, तो इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? देखिए 3 ये बेस आकृति आपको दिख रही है। अब देखिए 3 3 6, अब 6 के बाद क्या होगा? तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। इतना तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 12 मिल गया, ठीक है। अब देखिए 12 के बाद कौन कौन सा होगा? तो देखो 12 के बाद कौन कौन सा होगा? अगर हम इसको भी नंबरिंग कर लें, 12 के बाद कौन कौन सा होगा? तो अगर हम इसको नंबरिंग कर दें A B और इसकी नंबरिंग कर दें C और D, ठीक है। तो देखिए 12 के बाद कौन कौन सा होगा? A B और 7 को मिलाने पर एक बनेगा, A प्लस B और 7 को मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा, A B और 7 को मिलेगा ना। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो 10 A B को मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा, 10 A B को मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। देखिए किस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये एक त्रिभुज बन जाएगा, होगा ना। चलिए अब अगला देखिए, अगला उसी प्रकार ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, जो किसको मिलाने पे बनेगा? 8 C और D को मिलाने पे बनेगा, प्लस अब देखिए उसी प्रकार इसको मिलाने पर एक त्रिभुज बन जाएगा, जो किसको किसको मिलाने पे बनेगा? C D और 12 को मिलाने पे बनेगा। इतना क्लियर है? तो 12 13 14 15 और 16। अब देखिए और कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो देखिए इस बड़ी वाली आकृति को बना दोगे, इस बड़ी वाली आकृति को मिलाओगे तो एक त्रिभुज और बनेगा, जो त्रिभुज नंबर कौन सा होगा? 17। और जब इस बड़ी वाली त्रिभुज को मिलाओगे तो एक त्रिभुज और बनेगा, वो कौन सा होगा? 18, ठीक है। तो इसके बाद एक 17 हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? 18, ठीक है। तो 12 13 14 15 16 17 और 18, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। सभी लोग का 18 ही आ रहा है ना, इसके आगे तो नहीं आ रहा है। चलिए समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आए हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर के समूह को, अब देखिए इसमें विकल्प का चयन करना है। अब अगर आपको अक्षरों का रिवर्स याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है, W का क्या होता है? D का होता है, D का W, धोनी विकेट कीपर, तो W का D का रिवर्स क्या होता है? W होता है। F का रिवर्स क्या होता है? U होता है। I का रिवर्स क्या होता है? R होता है। M का रिवर्स क्या होता है? N होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से G का रिवर्स क्या होगा? T होगा। K का रिवर्स क्या होगा? P होगा। N का रिवर्स क्या होगा? M होगा। और P का रिवर्स क्या होगा? K होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा TPMK इज द राइट आंसर। आपको अक्षरों का रिवर्स याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। कैसे याद करोगे? फटाफट याद, देखिए एक तो आपको इससे याद कर लेना है, उफ बाई लब और आपका है सिर TG, ठीक है। तो इससे काफी अक्षरों का रिवर्स याद हो जाएगा। एक शब्द है उफ बाई लब सिर TG, ठीक है। तो देखिए यहां पर किसका रिवर्स कौन है? तो U का रिवर्स F है और F का रिवर्स U है, B का रिवर्स Y है, Y का रिवर्स B है, L का रिवर्स O है, O का रिवर्स L है, V का रिवर्स E है, E का रिवर्स V है, S का रिवर्स H है, H का रिवर्स S है, I का रिवर्स R है, R का I है, T का G है और G का T है, ठीक है। तो एक शब्द याद रखना, उफ बाई लब सिर TG, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
अब देखिए सिलॉक्स का प्रश्न है, मैंने आपको पढ़ा रखा है सिलॉक्स। क्या कह रहा है कि कुछ सड़कें क्या हैं, गलियां हैं। तो देखिए ये कुछ सड़क हो गई और कुछ सड़क क्या है, गली है। फिर कह रहा है कि कुछ गलियां क्या हैं, मार्ग हैं। कुछ गली क्या है, मार्ग है। ठीक है, देखिए आप एग्जाम में पूरा शब्द मत लिखने लग जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका फिगर देख के नंबर नहीं देगा, आपका देखेगा कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो अगर पूरा शब्द लिखने लगोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में एक एक सेकंड बचाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुछ सड़कें क्या है, गलियां हैं, और कुछ गलियां क्या है, मार्ग है। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी सड़क मार्ग नहीं है। अब देखिए सड़क कहां पर है, तो आप कहोगे सर सड़क यहां पर है और मार्ग यहां पर है। ठीक है, अब कहोगे सर सड़क और मार्ग के बीच में हमारे इस वेन आरेख से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। और जब इस दो व्यक्तियों के बारे में, इस दो वस्तुओं के बारे में एग्जामिनर आपको कुछ बता ही नहीं रहा है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, तो आप इन दोनों के बारे में कुछ भी कंफर्म बता नहीं पाओगे, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। तो देखो पहला क्या रहा है कि कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। अब बताओ अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उसके बारे में कुछ बोलोगे क्या? जैसे मान लो आप मुझे ना जानते हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति पूछा कि बताइए मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो आप कहोगे सर मैं तो जानता ही नहीं हूं, कि मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूं, जब तक जानूंगा नहीं तब तक मैं कैसे बता पाऊंगा कि वो अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से यहां पर सड़क और मार्ग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर नहीं आ रही है, तो ना ही मैं इनके होने की बात कर सकता हूं और ना ही मैं इनके नहीं होने की बात कर सकता हूं। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा, यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी सड़क और मार्ग के बारे में ही बात कर रहा है। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत होता है तो आपको क्या चेक करना होता है, आपको आइदर और चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त क्या कहती है, एक से अधिक निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कहती है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है, निगेटिव है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव भी है, एक निगेटिव भी है। तीसरी शर्त क्या कहता है कि दोनों में समान वेरिएबल। तो देखिए सड़क और मार्ग यहां भी है, सड़क और मार्ग यहां भी है। अगर ये तीनों शर्त कहीं एक साथ फॉलो हो रहे हो तो उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा या तो पहला या दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी लोग को? समझ में आया? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आइदर और। क्लियर है ना? जिन लोगों को नहीं समझ में आया प्लेलिस्ट में चले जाएंगे यूपी पेट में, वहां पर मैंने पढ़ा रखा है सिलोजिज्म को डिटेल में। यहां पर आइदर और होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करिए। परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार, स्थायीकरण। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर है, कहानी स्टार्ट होगी पहले कहां से, इंटरव्यू से। तो ये पहले क्रम पे चलाएगा, पहले इंटरव्यू होगा, फिर आपको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। नौकरी मिलेगी तो आपका प्रोविजन पीरियड चलेगा जिसको कहते हैं परिवीक्षा, तो ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। जब आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप हो जाएंगे अस्थाई एम्प्लॉय, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और जब आप एक अस्थाई एम्प्लॉय हो जाएंगे तो आपकी पदोन्नति हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, तो पहले आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू, उसके बाद ज्वाइनिंग, उसके बाद प्रोविजन पीरियड, उसके बाद अस्थायीकरण और उसके बाद पदोन्नति। तो आपका क्रम क्या हो गया, आपका क्रम हो गया 4, उसके बाद 4 के बाद आपका 3 हो गया, उसके बाद आपका 1 हो गया, उसके बाद आपका 5 हो गया और उसके बाद आपका 2 हो गया। 4 3 1 5 2। तो कहां पर है, 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए, क्लियर है सभी लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। चलिए कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि प्लस को डिवाइड बाई से बदल दें। तो देखिए प्लस को अगर डिवाइड बाई से बदलेंगे, ठीक है, तो देखिए प्लस को बदलते हैं,
15 प्लस को किससे बदलना है, डिवाइड बाई से बदलना है, माइनस को और इनटू का एज इट इज रखना है, प्लस को किससे बदलना है, डिवाइड बाई से, तो डिवाइड बाई को किससे, प्लस से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 12 आएगा। तो इससे आपका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये तो गलत होगा। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, माइनस को डिवाइड बाई से, तो बदलते हैं 15 प्लस 5, माइनस को किससे बदलना है, डिवाइड बाई से, फिर इनटू को एज इट इज रहने देंगे, फिर डिवाइड बाई को किससे, माइनस से। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि इसमें क्या अप्लाई करते हैं, बॉड मॉस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के लिए होता है, ये आपका ऑफ के लिए होता है, ये आपका डिवाइड के लिए, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आपका एडिशन के लिए, और आपका सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज नोट कर लेना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 15 आएगा, प्लस ये 5 से ये कटेगा, कितना 1/2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या 6 है, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी लोगों का क्लियर है ना। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसको किसको बदलेंगे, माइनस को डिवाइड बाई से बदलेंगे। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है। चलिए बी, जिन लोगों का बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए फिर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का दर्पण दाईं ओर दर्पण रखा है, तो बनने वाली आकृति क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक फिगर है, ठीक है, और इसके दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है। चलिए तो ये यहां पर बीच में आ गया, यहां पर आपका होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका यहां पर दर्पण था, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये रेखा होगी, ये जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये जाएगा, आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद देखिए ये लाइन है, तो ये लाइन नीचे की ओर है ना, तो ये लाइन नीचे की ओर ही रहेगी। देखिए दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो ऊपर होता है वो ऊपर ही होगा, जो नीचे होगा नीचे होगा। बस अंतर इतना होगा कि जो आपका बाएं था वो आपका दाहिने साइड चला जाएगा, और जो दाहिने साइड था वो बाएं साइड चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर और नीचे किन किन ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखो ये ऊपर है, ये ऊपर है, इधर नीचे, तो यही दोनों ऑप्शन में है। इसमें तो ये नीचे हो गया और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो नीचे वाला सबसे पहले आपका क्या जाएगा, यहां से आपका इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैच कराओ, तो ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, फिर इसको देखो, अब ये पास में है ना, तो ये यहां पर हो जाएगा, इसी में है ना, ये आपका इसी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोग का आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 2। फिगर को देखकर आप समझ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए पेट का मॉक टेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ, हमारे ऐप पर। जिन लोगों को अपना इवेलुएट करना हो कि आप आज की डेट में कहां पर हैं, तो वो वहां से लेकर इवेलुएट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि दुख का सांत्वना, दुख का जो रिलेशन सांत्वना से है, जब आदमी कोई दुखी होता है तो आदमी उसको क्या करता है, सांत्वना देता है। तो वही रिलेशन किसका होगा, तो देखिए सूखा अकाल, तो ये लगभग सेम है। खुशी उत्तेजना, तो ये भी लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए ये होने पर आदमी ये देता है। ठीक है, खुशी उत्तेजना, तो ये भी सही है। ग्रह परिक्रमा, तो ये तो बिल्कुल अलग है। दर्द और सामक, ठीक है, ये सही है। ठीक है, दर्द सामक, आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दर्द और सामक। ठीक है, जब दर्द होता है तो हम दर्द निवारक, ठीक है, यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उच्च संख्या युग्म का चयन कीजिए जिससे दो संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है। अब कह रहा है कि 6 का संबंध किससे है, 35 से। तो ये तो बहुत ही इजी सा है, आपको पता है कि 6 में 6 का गुणा करते हैं तो 36 होता है, -1 35 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखना है इन ऑप्शन में किसका किससे होगा। तो 6 का 35 से कैसे हो गया, 6 का 6 में गुणा किया, -1 किया, उसी प्रकार देख लो। ठीक है, तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। -1 कितना होना चाहिए, 80, तो ये तो नहीं होगा। फिर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 -1 कितना होगा, 24, तो ये भी नहीं होगा। 8 में 8 का गुणा करेंगे तो ये भी नहीं होगा। और आपका 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 -1, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का 4 आ रहा है ना, सभी लोगों का 4 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसी में उसी का गुणा करके -1 कर देना। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले और दूसरे से। ठीक है, तो देखिए यहां भी वही रिवर्स पैटर्न ही लग रहा है।
अगर रिवर्स आपको रटा होगा तो आप देखते ही तुरंत पहचान जाओगे। देखिए सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, डी का क्या होता है, डब्ल्यू, ए का जेड और एफ का यू। तो वही काम यहां भी कर दीजिए। डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और सी का क्या होगा, एक्स। तो डब्ल्यू वी यू एक्स, डब्ल्यू वी यू एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोग का आ रहा होगा ना, डब्ल्यू वी यू एक्स। चलिए नेक्स्ट चलिए। यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, शैडो का प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। अब देखिए शैडो का क्वेश्चन में आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पर्सन का नाम, सबसे पहले लिखेंगे व्यक्ति का नाम, ठीक है, फिर लिखेंगे सन की डायरेक्शन, ठीक है, सन की दिशा, ठीक है, और फिर लिखेंगे दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट, ठीक है। सबसे पहले लिखना है पर्सन का नाम, उसके बाद लिखना है सन की दिशा और फिर लिखना है लेफ्ट और राइट। अब देखिए अगर सूर्योदय का समय होगा, सूर्योदय का समय होगा तो सबको पता है कि सूरज किधर होगा, पूरब में होगा, ठीक है। और अगर सूर्यास्त का समय होगा, शाम का समय होगा, तो सबको पता है कि सूरज किधर होगा, पश्चिम में होगा। ये तो क्लियर होगा ना, ठीक है। तो सूरज की दिशा, देखिए सूरज की दिशा या तो क्या होगी, या तो वेस्ट होगी और या तो क्या होगी, ईस्ट होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पर्सन का नाम लिखना है, आपको उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके दाहिने या बाएं छाया बन रही होगी, ठीक है, आपको उस पर्सन का नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये आपका ट्रिक होता है, आप इसको याद करे रहिएगा, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कह रहा है कि जिसमें राम की छाया किसके दाहिने तरफ बन रही है, ठीक है, किसके दाहिने तरफ बन रही है, तो आप कहोगे श्याम के दाहिने की तरफ बन रही है, श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, ठीक है। तो पर्सन का नाम क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, क्लियर है। जिसके दाएं और बाएं परछाई बन रही होगी, आप पर्सन के नाम में उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब टाइम क्या था, सुबह का टाइम था, तो सूरज किधर होगा, पूरब में होगा, तो यहां पर सन की दिशा क्या हो गई, पूरब हो गई, ठीक है। अब श्याम के किधर परछाई बन रही थी, दाहिनी ओर बन रही थी, तो यहां पर क्या था, यहां पर लिख लिया दाहिने। अगर श्याम के बाएं बन रही होती तो यहां पर क्या लिख देते, बाएं लिख देते। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरब के दाएं घूम जाना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है। अब अगर पूरब से दाहिनी ओर घूमोगे, दाहिनी ओर घूमोगे तो बताओ कहां पहुंचोगे, पूरब से अगर दाहिनी ओर घूमोगे तो कहां पर आ जाओगे, दक्षिण की ओर आ जाओगे, ठीक है। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि श्याम किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है, ठीक है। अगर आप सिक्का राम से पूछा जाता तो एक दूसरे के आमने सामने थे, तो दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तर। तो अगर राम का पूछता तो इस प्रश्न का आंसर क्या होता, उत्तर होता। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये शैडो का। बताइए क्लियर है। चलिए बहुत लोगों का डीडी आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सबसे पहले पर्सन का नाम, उसके बाद सन की दिशा और उसके बाद लेफ्ट या राइट, ठीक है। जिस पर्सन के लेफ्ट या राइट आपको दिया रहता है आप उसका नाम यहां पे लिखिएगा। सुबह का समय होगा तो पूरब लिखिएगा, शाम का समय होगा तो पश्चिम लिखिएगा। अब पूरब का दाहिने, तो पूरब का दाहिने अगर घूमेंगे तो किधर आ जाएंगे, दक्षिण में आ जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक आदमी पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। चलिए दिशा का क्वेश्चन है, चलाते हैं। पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है, 15 मीटर। मान लिया यहां पर पर्सन है, पूरब में चला। देखिए ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। तो पूरब, किसी भी बिंदु से पूरब हमेशा दाहिने हाथ की तरफ होता है। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है। पहुंच गया इस बिंदु पर, ठीक है। फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर, ठीक है। अब बाएं मुड़ा और कितना चला, 15 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए इस बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है।
तो कह रहा है कि बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए अब आरंभिक स्थान कौन है, यही आरंभिक स्थान है ना, तो आपको ये दूरी मालूम करनी है, ये दूरी आपको मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करोगे ये दूरी, तो आप इसको आगे बढ़ा दो और इसको क्या कर दो, मिला दो, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 है और ये कितना है, 15 है, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। किसका किसका अप्लाई, स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये रूट 625 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है, 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 किलोमीटर नहीं आएगा बच्चा, 25 किलोमीटर आएगा। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, 25 किलोमीटर इज द राइट आंसर। जिन लोगों का 25 आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, दिशा चलाइएगा, दिशा चलाने में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घड़ी 9 बजे समय दर्शाती है। चलिए समझिए क्या कह रहा है, एक घड़ी कितना समय दर्शाती है, 9 बजे। अब देखिए किसी घड़ी में 9 बज रहा होता है, तो देखिए ये आपकी किस घंटे की सुई होगी और ये आपकी क्या होगी, मिनट की सुई। मिनट की सुई कहां पर होती है, 12 पर होती है, और घंटे की सुई कहां पर होती है, 9 पे होती है। यही तो 9 बजे का समय है। अब देखिए 9 बजे के समय ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि घड़ी 9 बजा रही है। ठीक है, और यदि छोटी सुई कहां पर है, पूर्व में है। ठीक है, अब देखिए अगर 9 बजता है तो छोटी सुई वास्तविक कहां पर होती है, वास्तविक दिशा कौन सी है, पश्चिम में। ठीक है, ये वास्तविक दिशा है। ठीक है, लेकिन आपके प्रश्न की दिशा कहां पर है, प्रश्न की दिशा कहां पर है, पूर्व में है। ठीक है, तो देखिए घड़ी की वास्तविक दिशा पश्चिम है 9 बजे, लेकिन आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग कहां पर है, पूर्व है, मतलब टोटल उल्टा है। ठीक है, टोटल उल्टा है। तो आपसे कह रहा है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो भाई जब छोटी सुई अपने वास्तविक दिशा के बिल्कुल उल्टा है तो बड़ी सुई भी अपने वास्तविक दिशा से बिल्कुल उल्टा होगी। तो देखिए बड़ी सुई किस दिशा में है, बड़ी सुई आपकी किधर है, उत्तर दिशा में है, तो इसका उल्टा किधर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, पूरब का उल्टा होता है पश्चिम और उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। ठीक है, या रोटेशन के रेफरेंस में बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में, पश्चिम और पूरब के बीच में 180 अंश क्या रिलेशन है, क्लॉकवाइज रिलेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन है, तो वही आप उत्तर पर अप्लाई कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक शाम सूर्यास्त के समय। ठीक है, अब देखो शाम हो गई है, क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी तरीका बताया था। ठीक है, सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हैं, व्यक्ति का नाम लिखते हैं, पर्सन का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या लेते हैं, सन की दिशा लेते हैं और फिर लेते हैं लेफ्ट और राइट। अब देखिए शाम के समय सूर्यास्त का समय है। ठीक है, फिर कह रहा है कि करण एक इमारत की तरफ चल रहा था, यदि इमारत की छाया करण के बाई तरफ बन रही है। ठीक है, तो यहां पर व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, समय क्या है, सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त के समय जो सूर्य होगा वो किधर हो जाएगा, वो पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, और छाया किधर बन रही है, बाईं तरफ बन रही है, मतलब लेफ्ट की तरफ बन रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या घूम जाना है, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण। तो आपका पश्चिम का किधर घूमना है, पश्चिम से लेफ्ट घूमना है। अब अगर आप पश्चिम का लेफ्ट घूमोगे तो किधर आ जाओगे, नीचे की तरफ आ जाओगे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, पश्चिम का लेफ्ट क्या होता है, दक्षिण होता है। क्लियर है सभी लोगों का, सभी लोगों का क्लियर है, साउथ, साउथ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आप गलती नहीं होना चाहिए भैया, इतना ट्रिक बता दिया आपको। सबसे पहले पर्सन का नाम, सूर्य की दिशा लेफ्ट या राइट, पर्सन का नाम है करण, सूर्य किधर है, शाम का समय है तो सूर्य किधर हो जाएगा, पश्चिम में, घूमना किधर है, करण के बाई। तो ठीक है भाई, पश्चिम में है तो बायां किधर होगा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, तो किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ना, तो नीचे दिशा कौन सी है, दक्षिण है। क्लियर है ना सभी लोग का, चलिए साउथ इज द राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन।
ठीक है। चलिए हम लोग क्या बीएड प्रवेश परीक्षा का और देखिए पीसीएस प्री का बैच चालू हुआ है आरओ के लिए, ठीक है। तो वो हमारे ऐप पर जाकर आप, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप हमारे ऐप पर जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रमेश उत्तर की ओर जाता है फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए जितने लोग लाइव हैं आज के सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो हम लोग अभी कोई भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बताइए रमेश किस दिशा में? तो देखिए सबसे पहले किधर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, फिर किधर मुड़ता है, दाएं राइट मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो कह रहा है कि रमेश की दिशा आप किधर है, ठीक है। तो देखिए आप घूमने मत लगिएगा, ना ही फिगर बनाइएगा, देखिए कैसे आंसर निकल जाएगा। रमेश उत्तर में जाता है, उत्तर गया, उसके बाद दाएं, उसके बाद फिर दाएं और उसके बाद बाएं। तो देखिए दाएं से बाएं कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको उत्तर का एक राइट घूम जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका ये पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण, तो आपको उत्तर का क्या घूमना है, राइट। उत्तर से राइट घूमेंगे तो कहां पर आएंगे, पूरब आ जाएंगे, पूरब इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों का आ रहा है ना। चलिए साउथ कहां से आएगा, ठीक है। आपको उत्तर का क्या घूमना है, राइट घूमना है, ठीक है। तो उत्तर से भाई घड़ी के चलने की दिशा में चलोगे तो कहां पर आओगे, किधर आओगे, पूरब में ही तो आओगे। चलिए 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, बताइए घंटे की सुई 4 घंटे में कितना अंश चलेगी। तो आपको पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलती है, 5 खाना, और 5 खाना बराबर किसके होता है, 30 डिग्री के, ठीक है। घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है 5 खाना, और 5 खाना किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो 4 घंटे में कितना चलेगी, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 अंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है हाफ डिग्री, ठीक है। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है हाफ डिग्री और 1 घंटे में चलती है 5 खाना 30 डिग्री, तो 4 कितना हो जाएगा 120। क्लियर है ना सभी लोगों का। चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने लोग लाइव हैं एक बार चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 1:10 पर, तो मैंने बताया था आपको फार्मूला कि एंगल बराबर होता है 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या 2। 60h की वैल्यू कितनी है, 1 है, मिनट की वैल्यू कितनी है 10 है, डिवाइड बाई क्या 2। तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ये आपका डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस का मतलब इन दोनों में जो भी वैल्यू अधिक होगी उसमें से कम वाले को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, ये आपका 50 आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना सभी लोगों का। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। फार्मूला याद रखिएगा, जब भी घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल निकालना हो 60h डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए 1 घंटे में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी, ठीक है। बताइए 1 घंटे में मिनट की सुई, तो आपको पता है कि 1 घंटे में मिनट की सुई क्या करती है, पूरा एक खाना चाय करती है। देखिए अगर मान लो आपका 12 बज रहा है और ये आपका 1 बज रहा है, तो जब 1 घंटा होगा जितने देर में घंटे की सुई 12 से 1 पर आएगी उतने में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मतलब किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। क्लियर है ना, ठीक है। 1 घंटे में घंटे की सुई केवल आधा डिग्री चलती है और मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। अच्छा मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर है 360। कह रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई आपस में कब समकोण बनाएगी। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी। समकोण बनाएगी तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या एंगल। अब यहां पर जब रखोगे आप तो 2/11 h1 की वैल्यू क्या है 1 है,
इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या है 90 है, ठीक है। अब देखो 2/11, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखिए 30 प्लस से तो आपका आंसर आएगा, लेकिन माइनस से आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए पहले प्लस से निकालते हैं, तो प्लस से आपका 30 हो जाएगा, और 30 और प्लस 90 कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 90 कितना होगा 120 होगा, और 120 का दुगना कितना हो जाएगा, 120 का दुगना 240 हो जाएगा, और जब इसमें 11 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 में कम 11 और 9/11 मिनट, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि हर एक घंटे में जितने भी एंगल हैं वो 2 बार होते हैं। हर एक घंटे में 0 और 180 को छोड़कर हर एक एंगल कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे। अब यहां पर आपका एक आंसर निकला कि 1:21 सही 9/11 मिनट, लेकिन आपका ये जो 90 डिग्री है वो एक घंटे में 2 बार होता है, तो यहां से एक से तो आंसर निकल गया 90 से, लेकिन दूसरा आंसर किससे निकलेगा, तो देखिए अगर इस 90 से आंसर ना निकल रहा हो 2, तो आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 360 माइनस 90, और 360 माइनस 90 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपका 270 से निकलेगा। अब यहां पर 270 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए आपका यहां पर 270 रख के सॉल्व कर लेते हैं, 2/11 H1 इंटू 30, और यहां पर जब आप प्लस 270 रख के, ठीक है, समझिएगा हर एक एंगल से 2 बार निकलता है, तो यहां पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहां पर 270 रख लीजिएगा। 270 क्यों रखा, क्योंकि जो टोटल होता है वो कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो अगर 90 से दोनों आंसर नहीं निकल रहा है तो आप दूसरा आंसर किससे निकालिएगा, 270 से निकालिएगा। क्लियर है ना। चलिए जब क्लॉक डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी टाइम कम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मदन दीवार पे लगे। चलिए आपके ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मदन ने दीवार पे लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह महिला, इस महिला के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है, मदन बता रहा है। क्या बता रहा है इस महिला के बारे में मदन, वह महिला मेरे पुत्र की, किसके पुत्र की, मदन के पुत्र की, वह महिला मेरे पुत्र की मां। अब मदन के पुत्र की मां मतलब कौन, इसकी कौन, पत्नी, ठीक है। वह मेरे पुत्र की मां के ससुर, ठीक है। अब इसके मां के ससुर कौन होगा, इसके पिताजी। भाई जो मदन के पिताजी होंगे वही तो इसके मां के ससुर होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि मां के ससुर के दामाद, ठीक है। अब मां के ससुर के कौन, दामाद। अब इसके दामाद कौन होंगे, तो मतलब इनकी कोई पुत्री, इनकी कोई कौन होगी, इनकी कोई पुत्री होगी, और उससे शादी हुई होगी, किसकी, किसी की हुई होगी, वही तो इसका दामाद होगा, ठीक है। तो मां के ससुर के दामाद की पुत्री, ठीक है। अब इन दोनों की कौन, पुत्री, ठीक है, की मां। अब इन दोनों की पुत्री की मां कौन, ये, ठीक है। जो मदन की कौन होगी, सिस्टर होगी। तो कह रहा है कि मदन का उस चित्र वाली महिला से कौन, क्या संबंध है, ठीक है। तो यही तो वो चित्र वाली महिला है, यही तो वो गर्ल है जिसके बारे में मदन कह रहा था। तो कह रहा है कि मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, तो मदन इस चित्र वाली महिला का क्या है, भाई है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका होगा फैमिली ट्री, ठीक है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा आप फैमिली ट्री से ही सॉल्व करिएगा। क्लियर है ना ब्रदर, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। ए बी का पति है, चलिए ए बी का पति बना देते हैं। ए क्या है, पति है, किसका पति है, बी का, बी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। सी बी का भाई है, ठीक है। अब देखिए ए बी का पति है, सी क्या है, सी क्या है, भाई है, किसका, भाई, बी है। डी बी का पिता है, डी क्या है, पिता है, किसका, बी का, तो इसका भी पिता होगा। फिर कह रहा है कि ई बी का बेटा है, ठीक है। अब ई क्या है, बेटा है, किसका, बी का, तो इसका भी बेटा होगा। फिर कह रहा है एफ ए की बेटी है। अब एफ क्या है, बेटी है, किसकी, ए की, तो इसकी क्या होगी, बहन होगी। तो कह रहा है कि एफ और डी के बीच में क्या संबंध है, तो भाई एफ और डी, तो भाई ये इसके दादा हो जाएंगे और ये इसकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो दादा और पोती का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फैमिली ट्री हो जाएगा। सभी लोग का क्लियर है ना ऑप्शन नंबर 3। चलिए 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 हमारे यहाँ यूपी ट्रिपल एससी पेट का बैच चल रहा है।
देखिए संख्या को कम नहीं होना देना है, ठीक है। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो मैंने बताया था कि 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, 2 बार होती हैं, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। और एक दिन जिसको आप 24 घंटा कहते हो कितनी बार होंगी, 44 बार होंगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहां पर लंबवत की बात कर रहा है, मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए 30 अप्रैल 2001 में किन तारीखों को मंगलवार थे, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 30 अप्रैल 2001 को किन तारीखों को मंगलवार था, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम ये निकाल लें कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलो क्योंकि हमको निकालना है कि कितने मंगलवार आएंगे, ठीक है। 30 अप्रैल 2001 में किन किन तारीखों को मंगलवार आएंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अब पहले 1 अप्रैल को निकालें, ठीक है। तो 1 अप्रैल को कैसे निकालेंगे, फार्मूला था आपका मंथ का, क्या फार्मूला था कि 0 33 614 625 035, मैंने बताया था ना। तो देखो पहले निकालते हैं, तो 1 अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब 2001 का कोड, तो मैंने बताया था कि 2000 से लेकर 2099 का कोड कितना हो जाता है 6, तो 2001 का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ईयर को ऐसे उतारेंगे, 4 का भाग देंगे, शेष लेंगे, तो उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो 6 और 1 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 7 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 0। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, रविवार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2001 को क्या आ गया, रविवार आ गया। अब अगर 1 को रविवार है तो 2 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और 3 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। 3 को क्या मिल गया, मंगलवार मिल गया। अब देखिए अगर 3 को मंगलवार है तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो आपको 10 को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 17 को मंगलवार होगा, और फिर 7 जोड़ेंगे तो किसको मंगलवार होगा, 24 को मंगलवार होगा। तो पहला मंगलवार होगा 3, उसके बाद 10, उसके बाद 17, और फिर कितना 24। तो देखो 3 10 17 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये मैंने तरीका बताया था आपको कैलेंडर की क्लास में, ठीक है। जिन लोगों को ये समझ में ना आए, आप जाएंगे यूपी पेट में कैलेंडर का डिटेल में पढ़ा हुआ है, वहां से आप ये निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। 1 जनवरी 2009 को क्या था, गुरुवार था। तो देखो 1 जनवरी 2009 को क्या था, गुरुवार था। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ठीक है, यही तो पूछ रहा है, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो यहां पर कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। वो साल लीप है या साधारण है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो क्या है, साधारण है, ठीक है। और एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। तो गुरुवार में 1 दिन जोड़ दो तो कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। फ्राइडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कैलेंडर की क्लास में डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। ये सारे दरवाजे क्या हैं, खिड़की है। फिर कह रहा है कि कोई खिड़की घर नहीं है, ये सारी की सारी जो खिड़कियां हैं वो घर नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ पर बिल्डिंग है, ठीक है, कुछ घर पर नहीं, ये है घर, ठीक है। कुछ घर क्या है, कुछ घर क्या है, बिल्डिंग है, और सभी बिल्डिंग, सारे के सारे बिल्डिंग क्या है, आकाश है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है, अब निष्कर्ष पे आइए। पहला कह रहा है कुछ आकाश दरवाजे हैं, तो कुछ आकाश दरवाजे हैं, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो सही होगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि कुछ आकाश घर हैं, तो कुछ आकाश घर हैं, क्या दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है, इतना जो आकाश है, इतना जो आकाश है वो क्या है, घर है। दूसरा कह रहा है कि कुछ बिल्डिंग दरवाजे हैं, तो कुछ बिल्डिंग दरवाजे हैं क्या, तो ये भी गलत होगा। तो कौन सा सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्लियर है, फिगर सही बनाइएगा तभी आपका आंसर भी सही आएगा। दर्पण में देखी गई घड़ी में 3:15 बज रहा है, ठीक है। दर्पण में देखी गई घड़ी में 3:15 बजा, तो घड़ी का सही समय क्या होगा, ठीक है। दर्पण में 3:15 दिखा रही है, ठीक है। तो देखो 3:15 का मतलब होता है 3:15, ठीक है। और अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो इसको किस में से घटाते हैं, 11:60 में से।
3 15 को, तो इसको जब घटाओगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और इसको जब घटाओगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8:45 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी कोई समय दे और आपसे दर्पण प्रतिबिंब की बात करे तो आप उसको किस में से घटा दीजिएगा, 1160 में से, और अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो उसको 1830 में से। क्लियर है? चलिए, यदि प्लस को डिवाइड, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 65, फिर क्या कह रहा है, प्लस को माइनस को क्या कह रहा है, यदि प्लस को डिवाइड, माइनस को क्या, इनटू। ठीक है, प्लस को क्या, डिवाइड। ठीक है, उसके बाद डिवाइड को क्या, डिवाइड को माइनस। ठीक है, उसके बाद इनटू को क्या, इनटू को किस में बदल जाए, इनटू को माइनस। ठीक है, यदि प्लस को डिवाइड, माइनस को इनटू, डिवाइड बाई को माइनस, और यहां पे कुछ छोटा, यदि प्लस को डिवाइड में बदल दिया जाए और माइनस को इनटू में बदल दिया जाए, डिवाइड बाई को माइनस में बदल दिया जाए और इनटू को, ठीक है, अब यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू के लिए ये प्रश्न आपका अधूरा रह गया है, और इनटू को में बदला जाए तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू ही नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू छूट गई है। चलिए, ये आपका प्रश्न अधूरा है, इसको चेक करा लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि कुछ पेपर क्या हैं, पुस्तकें हैं। कुछ पेपर क्या हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए ये पेपर है और ये पुस्तक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ पेपर क्या है, पुस्तकें, और सभी पुस्तकें क्या है, नोट है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई पेपर नोट नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, नेगेटिव कभी सही नहीं होगा। फिर अगला कह रहा है कि कुछ नोट पेपर है, तो बिल्कुल कुछ नोट पेपर है। ठीक है, नोट का कुछ हिस्सा पेपर में, तो दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा, निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्लियर है ना, सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास का ये जो प्रैक्टिस पेपर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, शाम को इस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल। किसके नाम से? रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से। तो इस प्रैक्टिस सेशन का PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अपने तैयारी को जारी रखें। ठीक है, और इस साल सबको नौकरी बिल्कुल ले लेना है, क्योंकि इस साल नौकरियों की भरमार होगी। ठीक है, चलिए, सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।